बारिश से भीगी हुई इस सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना आप सभी का इस YouTube चैनल में, जो कि राजनीति विज्ञान के प्रामाणिक ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित करता है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं आपका इस चैनल में करता हूं। क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है, तो ऐसे मौसम में राजनीति विज्ञान के दार्शनिक पक्ष को जानना या राजनीति विज्ञान के दर्शन का परिचय प्राप्त करना समाचीन होगा और उचित भी होगा। और जब हम राजनीति विज्ञान के दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में उभर कर आता है वो आता है प्लेटो का। 428 ईसा पूर्व जन्मे प्लेटो का दर्शन आज भी कई संदर्भों में प्रासंगिक है और राजनीति विज्ञान का खास तौर से दार्शनिक हिस्सा निश्चित रूप से प्लेटो का बहुत ऋणी रहा है और हमेशा रहेगा। उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, भले ही आधुनिक संदर्भों में उन्हें काल्पनिक करार दिया गया, यूटोपियन कहा गया, किंतु वास्तविकता के संदर्भ से अगर उसको जांचा जाए या परखा जाए तो जिस नैतिकता की मांग प्लेटो के सिद्धांत करते हैं, आज के स्वार्थपूर्ण राजनीतिक माहौल में उनकी आवश्यकता बहुत ही शिद्दत से हमें महसूस होती है। प्लेटो की जब भी बात होती है तो उनके सिद्धांतों की जो श्रृंखला है उसका प्रारंभ उनके न्याय सिद्धांत से होता है। उनके आदर्श राज्य की बात होती है, उनके दार्शनिक राजा की बात होती है और ऐसे दार्शनिक राजा का निर्माण या उसका शिल्पीकरण की बात होती है, जो कि शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। उसका संरक्षण, उसको तात्कालिक सांसारिक मोह माया से दूर रखने के लिए उसकी दार्शनिक शिक्षा और स्त्रियों के साम्यवाद की बात होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो सारा दर्शन है वो एक आदर्श राज्य की खोज पर केंद्रित है। प्लेटो एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था खोजना चाहता था जो पूरी तरह जन सामान्य के हित के लिए समर्पित हो, और ऐसी आदर्श व्यवस्था, ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था बिना न्याय के स्थापना के नहीं हो सकती थी। तो प्लेटो के दर्शन का प्रारंभ ही न्याय सिद्धांत से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का परिचय प्रारंभ करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हमने दो भागों में बांटा है, या इसके वीडियो को हमने दो हिस्सों में विभाजित किया है। प्रथम हिस्से में हम उन विचारों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि प्लेटो ने तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांतों के खंडन के विषय में की हैं, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय सिद्धांत का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए हम चलते हैं प्लेटो के दर्शन की ओर, तात्कालिक यूनान की ओर, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक की ओर। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और क्योंकि इस पुस्तक का मूल आधार या केंद्र बिंदु न्याय से संबंधित है या न्याय विषयक भी है, इसीलिए इस पुस्तक को कंसर्निंग टू द जस्टिस भी कहा जाता है। और ये रिपब्लिक प्लेटो के 36 संवादों में से एक सबसे प्रमुख पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष आती है। प्लेटो की जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो एक संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखी गई हैं, जो कि काव्यात्मकता और नाटकीयता से भरपूर हैं। उनमें इस पद्धति का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। अब
प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसमें प्लेटो अपनी न्याय की संकल्पना प्रस्तुत करने से पहले तात्कालिक यूनान में जो संकल्पनाएं प्रचलित थी, जो सिद्धांत न्याय के संबंध में प्रचलित थे, उनका उसने खंडन करना आवश्यक समझा। और रिपब्लिक के अंतर्गत जो वाद विवाद प्रस्तुत किया गया है उसका जो मूल विषय है वो न्याय पर आधारित है, और इस वाद विवाद को संचालित करने के लिए कुछ पात्रों का चयन प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक में किया गया है। ये पात्र हैं सिफिलिस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैक्स और ग्लॉकन। और इसी चर्चा में सुकरात को एक निर्णयात्मक या अध्यक्षात्मक या निष्कर्षात्मक भूमिका में दर्शाया गया है। तो प्लेटो के जो भी विचार हैं जो इस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं, चाहे वो तात्कालिक प्रचलित न्याय सिद्धांतों के खंडन से संबंधित हों या उनके स्वयं के न्याय सिद्धांत से संबंधित हो, वो उन्होंने इस पुस्तक में पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। तो प्लेटो के विचारों का जो प्रतिनिधित्व है वो इस पुस्तक में सुकरात के माध्यम से किया गया है। ये सभी पात्र तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और जिनका खंडन सुकरात के पात्र के माध्यम से प्लेटो के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो अपनी न्याय की संकल्पना को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत तात्कालिक यूनान में प्रचलित थे जिसका खंडन प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात के श्रीमुख के माध्यम से किया है। प्रचलित न्याय धारणाएं और उनका खंडन। इस श्रेणी में पहला जो सिद्धांत हमारे सामने आता है वो है परंपरागत सिद्धांत, और इसके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में प्लेटो ने सिफिलिस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस को प्रस्तुत किया है। अब इनका क्या कहना है? सिफिलिस कहता है कि सत्य बोलना एवं दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, सत्य बोलना एवं दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ये सिफिलिस नाम का पात्र परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए कहता है। उसी का पुत्र पॉलीमार्कस उसमें और कुछ जोड़ते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अतः मित्र के साथ श्रेष्ठ एवं शत्रु के साथ घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब प्लेटो सिफिलिस और पॉलीमार्कस के द्वारा जो परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या की गई है उसका खंडन करते हुए ये कहता है कि सत्य बोलना एवं दूसरों के ऋण को चुका देना कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। इसका उदाहरण देते हुए प्लेटो ये कहता है कि मान लीजिए कि शत्रु देश की सेना के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसे कैद में ले लिया जाता है, तो उस स्थिति में जब उस व्यक्ति से अपनी सेना अथवा राज्य के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं और अगर वो सत्य बोलता है तो ये किसी भी तरीके से किसी भी संदर्भ में न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर प्लेटो सुकरात के माध्यम से हमेशा सत्य बोलने वाले सिद्धांत का खंडन करता है और ये कहता है कि हर स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में ये अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण देते हुए भी प्लेटो ये कहता है कि मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र से किसी तरह का कोई हथियार उधार लिया, ऋण के रूप में ग्रहण किया और उसके पश्चात उस मित्र का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में उस ऋण को चुका देना यानी कि उस हथियार को वापस उस मित्र को लौटा देना अन्यायपूर्ण होगा। क्यों अन्यायपूर्ण होगा? क्योंकि ये संभव है कि उस लौटाए गए घातक हथियार से वो मित्र जिसका कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है अपने आप को चोट पहुंचा ले। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ये कहता है
कि ऋण को न चुकाना न्याय होगा और ऋण को चुका देना अन्याय होगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस तरह से सिफिलिस के सत्य बोलना एवं दूसरे के ऋण को चुका देना वाला जो परंपरागत सिद्धांत जो कि सिफिलिस द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, उसका खंडन यहाँ पर प्लेटो के द्वारा किया गया है। दूसरे खंडन में जो कि पॉलीमार्कस के सिद्धांत का यहाँ पर प्लेटो के द्वारा किया गया है, तो पॉलीमार्कस ये कहते हैं कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ एवं शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, मित्र के भेष में शत्रु भी हो सकते हैं या वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपका बुरा चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में मित्रों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं होगा और बल्कि आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पॉलीमार्कस के जो पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना न्याय है, उसका खंडन यहाँ पर प्लेटो के द्वारा किया गया है। दूसरा, प्लेटो ये कहते हैं कि शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि मानवीय नैतिकता की जो संकल्पना है वो इस बात को स्वीकार करती है कि मानव हमेशा से सामूहिकता में विश्वास करता है, सहयोग में विश्वास करता है और एक साथ जीवन यापन में विश्वास करता है। तो ऐसी स्थिति में इस सामूहिकता के लिए आवश्यकता होती है विश्वास की और परस्पर सहयोग की। जब हम किसी के प्रति घृणित व्यवहार रखते हैं या उसको प्रति शत्रु भाव रखते हैं तो ये शत्रुता और समय के साथ गहरी होती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती जाती है और इसमें दोनों ही पक्षों की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ये कहना चाहता है कि शत्रु के प्रति हमेशा घृणित व्यवहार रखना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में शत्रुता हमेशा हमेशा बनी रहेगी और उसका निराकरण संभव नहीं हो पाएगा, जो कि मानव की स्वाभाविक नैतिकता की प्रकृति के विरुद्ध होगा। तो इस तरह से परंपरागत सिद्धांत का यहाँ पर प्लेटो के द्वारा खंडन किया गया है। साथ में प्लेटो ये भी कहता है कि ये सिद्धांत व्यक्तिक है। सिफिलिस और पॉलीमार्कस के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर तो सत्य हो सकती हैं, किंतु संपूर्ण समाज के लिए ये एक न्याय की संकल्पना का आधार नहीं हो सकती और ना ही वो उपयोगी और कल्याणकारी हो सकती हैं। तो ये इस तरह से प्लेटो ने इस परंपरागत सिद्धांत का खंडन करते हुए सुकरात नाम के पात्र के माध्यम से अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आइए देखिए, अगला सिद्धांत हम देखते हैं। तात्कालिक यूनान में प्रचलित ये क्रांतिकारी रेडिकलिज्म का एक न्याय सिद्धांत था और इसके प्रवक्ता के रूप में प्लेटो ने थ्रेसिमैक्स नाम के पात्र को रिपब्लिक में प्रस्तुत किया है। इसको उन्होंने सोफिस्ट वर्ग का प्रतिनिधि बताया है। तो सोफिस्ट वर्ग तात्कालिक यूनान में एक ऐसे शिक्षकों का समूह था जो शुल्क के बदले में विद्यार्थियों को घूम घूम कर शिक्षा देते थे और ये जो शिक्षा होती थी ये विद्यार्थियों की इच्छा के अनुरूप दी जाती थी, अर्थात विद्यार्थी जिस विषय की अध्ययन की आवश्यकता प्रकट करते थे ये शिक्षक उस विद्यार्थी को उसी विषय की शिक्षा देते थे और इसके बदले में एक निर्धारित शुल्क वो वसूल करते थे। तो ये एक सोफिस्ट वर्ग था जिसके प्रतिनिधि के रूप में प्लेटो ने यहाँ पे थ्रेसिमैक्स को प्रस्तुत किया है और उनके श्रीमुख से ये सिद्धांत यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस सिद्धांत का निचोड़ है कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज़ राइट, यानी कि शक्ति ही सत्य है। ये एक हम परंपरागत रूप से जब भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि राजनीतिक विकास के इतिहास में शक्ति हमेशा से एक प्रमुख तत्व रहा है और आज की परिस्थितियों में भी आधुनिक राजनीति विज्ञान के द्वारा शक्ति को एक प्रमुख तत्व के रूप में अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। तो निश्चित रूप से शक्ति हमेशा से राजनीतिक विज्ञान के इतिहास से जुड़ी हुई रही है। तो यहाँ पर थ्रेसिमैक्स भी यही कहना चाह रहा है कि शक्ति ही सत्य है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वो जो कहेगा उसी को सत्य माना जाएगा। ये यहाँ पर इसका निचोड़ निकल कर आता है। अब शक्ति ही सत्य को किस तरह से न्याय में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय था। तो थ्रेसिमैक्स का ये कहना था कि शक्तिशाली का जो हित है
उसका साधन ही न्याय है। जस्टिस इज़ नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, यानी कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, समाज में जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, जो शक्तिशाली है, उसके जो हित साधन के क्रम में जो नियम और विधियां बनाई गई हैं वो उसके हित के लिए हैं, क्योंकि वो उसके स्वयं के द्वारा बनाई गई हैं, और उनका पालन करना ही न्याय है। ये क्रांतिकारी सिद्धांत यहाँ पर कहना चाहता है। समाज में शासक सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण ही वो शासक है। किंतु प्लेटो एक दार्शनिक था, अतः उसके लिए सोफिस्ट न्याय की संकल्पना को स्वीकार कर पाना संभव नहीं था। अब समाज में शासक सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और उनके द्वारा निर्मित विधियां और कानून उनके स्वयं के हित रक्षण के दृष्टिकोण से उनके द्वारा बनाई जाती हैं और वह उनके हितों के संरक्षण और संवर्धन में भी उपयोगी होती हैं। अब इस तरह से एक समाज में जो शासक विधियां और नियम बनाता है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो विधियां और नियम शासक के द्वारा बनाए जाते हैं वो अपने खुद के हित के लिए बनाए जाते हैं, उसकी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए बनाए जाते हैं, और उन विधियों का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि उसकी सत्ता को चुनौती न मिल पाए, कोई व्यक्ति उसकी सत्ता को चुनौती न दे पाए। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि इस तरह शासक द्वारा बनाई गई विधियों की पालना करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना ही न्याय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य जन के लिए शासक के द्वारा निर्मित विधियों की पालना ही न्याय है। तो ये क्रांतिकारी सिद्धांत ये कहता है कि भले ही शासक ने अपने स्वयं के हित के लिए विधियां बनाई हो, क्योंकि वो शक्तिशाली है और शक्ति ही सत्य है, और ऐसी शक्ति के द्वारा निर्मित विधियों का पालन करना ही जन सामान्य के लिए न्याय माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उन नियमों या विधियों के विरुद्ध अपने विवेक के आलोक में अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट करता है, तो निश्चित रूप से ये एक क्रांतिकारी सिद्धांत के संदर्भ में अन्याय माना जाएगा। तो प्लेटो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने विवेक के आलोक में ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में क्योंकि विवेकपूर्ण व्यवहार कई मायनों में शक्तिशाली शासक के नियम और विधियों के विरुद्ध भी जा सकता है, तो इस तरह से वो अन्यायपूर्ण होगा। और प्लेटो ये कहता है कि इस तरह का अन्याय क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुसार किए गए न्याय से अधिक श्रेष्ठ होगा और उसे ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो प्लेटो यहाँ सिंपली इसका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो प्लेटो ये कहना चाहता है कि इस स्थिति में क्रांतिकारी सिद्धांत के संदर्भ में जो न्याय प्रतिपादित किया है उसकी तुलना में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के द्वारा स्वयं के आलोक के प्रकाश में किया गया व्यवहार ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा, बजाय एक शासक के विधियों के द्वारा न्याय का पालन करने के। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तीसरा जो सिद्धांत यहाँ पर देने से पहले प्लेटो के द्वारा सुकरात नाम के पात्र के माध्यम से इस सोफिस्ट वर्ग के थ्रेसीमैक्स के क्रांतिकारी सिद्धांत की आलोचना की गई है, और इस आलोचना को करते हुए सुकरात का जो पात्र है वो शासक के खुद के हित को जस्टिस या न्याय बताने वाले थ्रेसीमैक्स के क्रांतिकारी सिद्धांत को अस्वीकार करता है। प्लेटो शासन को एक कला के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्लेटो जो है शासन को एक कला के रूप में परिभाषित करता है, और कला का सृजन हमेशा प्रशंसकों के लिए किया जाता है, अन्य लोगों के लिए किया जाता है, विषयों के लिए किया जाता है, और उन विषयों की या उन प्रशंसकों का हर्ष और उनका आनंद ही एक कलाकार के लिए हर्ष का विषय होता है, यही उसकी कला की साधना का मूल्य होता है। तो जब एक शासन को कला के रूप में परिभाषित किया जाता है तो निश्चित रूप से इस कला का जो विषय है वो जनमान्य है, जन सामान्य है, जनता है, और उनका कल्याण ही शासन का हित होता है। तो इस तरह से
थ्रेसीमैक्स जो ये कहता है कि शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो यहाँ पर प्लेटो इस बात का खंडन करता है कि शासक का हित ही न्याय नहीं है, बल्कि शासक के हित में जन सामान्य का हित है। शासक का हित जन सामान्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शासक का हित जनता का ही हित है और ये दोनों पृथक नहीं हैं। दूसरा उदाहरण देते हुए प्लेटो कहता है, इसका उदाहरण देते हुए कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास चाहता है और शिक्षक का हित स्वयं का हित न होकर बल्कि विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। अगर किसी शिक्षक के विद्यार्थी विकास करते हैं, उच्चतर मानकों को प्राप्त करते हैं, एक उच्चतर व्यक्तित्व के रूप में समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं, भले ही ये लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त कर रहा हो, लेकिन शिक्षक का भी इसमें हित जुड़ा हुआ है। स्वयं शिक्षक के लिए हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि उसके विद्यार्थी समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में अपना विकास करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से शासक और जनता के हित को पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में थ्रेसीमैक्स के इस क्रांतिकारी सिद्धांत का यहाँ पर प्लेटो के द्वारा खंडन किया गया है कि शासक का हित ही हमेशा न्याय नहीं होता, बल्कि शासक के हित में जनता का हित भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। दूसरा खंडन करते हुए प्लेटो सुकरात नामक पात्र के माध्यम से कहता है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है और इस प्रकार प्लेटो थ्रेसीमैक्स की धारणा को अस्वीकार कर देता है। तीसरा और अंतिम जो सिद्धांत है जो कि प्लेटो के द्वारा खंडित किया गया, वो कार्य कारण का सिद्धांत है, जिसको कि अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक थ्योरी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक के रूप में प्लेटो ने ग्लाकोन को प्रस्तुत किया है। और ग्लाकोन के अनुसार, यानी कि कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार, न्याय एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल वस्तु है। इसका आधार कोई शाश्वत नियम ना होकर बदलती हुई परंपराएं हैं। प्लेटो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, लेकिन प्लेटो की दृष्टिकोण से न्याय एक व्यक्ति की आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है जो कि उसे प्रकृति से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये कार्य कारण सिद्धांत ये कहता है कि न्याय की जो संकल्पना है वो एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार परंपराएं हैं। जैसे जैसे परंपराएं परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे न्याय की परिभाषाएं और उसकी संकल्पना भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये परंपरा पर आधारित है। इसका अनुबंधकारी विचारकों की भांति, तो अनुबंधकारी विचारक सामान्य रूप से हम राजनीति विज्ञान में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स, लॉक, रूसो के रूप में जानते और समझते हैं। तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के स्पष्ट करने के लिए जो समझौते का सिद्धांत दिया था उसका यहाँ पर सहारा लिया गया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये कहता है कि आरंभ में जब कोई राज्य नहीं था, अराजकता की स्थिति थी, किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, किसी व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी, किसी व्यक्ति का परिवार सुरक्षित नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और एक व्यक्ति को सारी की सारी सत्ता सौंप दी और उस व्यक्ति को ये कहा गया कि वो संपूर्ण समाज के लिए विधियां और नियम कानून का निर्माण करेगा और उनके उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देगा और इस तरह से वो न्याय की स्थापना करेगा। तो ये जो अनुबंधकारी विचारकों की न्याय की संकल्पना है या कार्यकारण सिद्धांत के रूप में जो न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की गई है वो दंड से जुड़ी हुई है, वो भय से जुड़ी हुई है। और इन संदर्भों में आज की तारीख में जो न्याय की संकल्पना है वो भी दंड और भय से जुड़ी हुई है। दंड के भय की वजह से व्यक्ति अपने आप को अपराध करने से रोकता है और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है। तो आज की समय का जो न्याय का विचार है वो काफ़ी कुछ कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में
हमें उसके समान समान ही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुबंधकारी विचारकों की भांति ग्लाकोन का विश्वास था कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे और उन्होंने त्याग करके एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। और दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानून का पालन करते हैं। अतः निष्कर्षतः यहाँ कहा गया कि न्याय भय का शिशु है, यानी कि न्याय की स्थापना बिना भय के संभव नहीं है। दंड के भय के कारण, सज़ा के भय के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं और इस तरह से न्याय की स्थापना को संरक्षित किया जाता है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो अंग्रेजी में संदर्भ में कहा गया कि जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर, और इस तरह से ग्लाकोन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और निर्बलों की आवश्यकता है, ना कि शक्तिशाली का हित। इस तरह से कार्य कारण सिद्धांत के दो निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आते हैं कि एक तो राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, क्योंकि जब मत्स्य न्याय की अवस्था थी, किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति भयग्रस्त रहता था कि कब उसका जीवन, संपत्ति और परिवार समाप्त हो जाए। इस बात का कोई सुरक्षा नहीं थी। तो इस तरह से आपस में एक पारस्परिक भय की स्थिति थी जिससे छुटकारा पाने के लिए ही व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। दूसरा इसका निष्कर्ष निकलता है कि राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है, क्योंकि ऐसे भयग्रस्त व्यक्तियों के समझौते का परिणाम एक कृत्रिम रूप से हम राज्य को देखते हैं। तो यहाँ पर दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और दूसरा राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरना परंपरागत कृत्रिम संगठन है। अब इसका खंडन करते हुए प्लेटो क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है कि प्लेटो को अपना न्याय सिद्धांत को स्थापित करना था, तो इन परंपरागत सिद्धांतों का खंडन स्वाभाविक था। प्लेटो इस कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि कानून और न्याय समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं है, वरन यह आत्मा का आंतरिक गुण है और न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम अपने स्वार्थ को परे रख दें तो किसी भी घटना के संदर्भ में हम अच्छाई और बुराई को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम अच्छाई और बुराई की परीक्षा करते हुए अगर अपने स्वार्थ को पृथक रख पाएँ तो निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा न्याय क्या है इसको स्वाभाविक गुण के आधार पर प्रकाशित कर सकती है। स्वाभाविक रूप से हम इस गुण से संपन्न होते हैं कि हम अच्छाई और बुराई में भेद कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, और ये गुण हमें प्रकृति से स्वाभाविक रूप से मिलता है। किंतु स्वार्थ की वजह से हम इस गुण को सामाजिक जीवन में खो बैठते हैं। तो यही यहाँ पर प्लेटो कहना चाहता है कि न्याय की जो संकल्पना है वो कृत्रिम नहीं है, बल्कि ये आत्मा का नैसर्गिक और स्वाभाविक गुण है जो कि प्रकृति के द्वारा ही उसे प्रदत्त किया गया है। किंतु स्वार्थवश जो है यह प्राकृतिक गुण कुछ हद तक व्यक्ति खो बैठता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी न्याय संकल्पना को प्रस्तुत करने से पहले तात्कालिक यूनान में प्रचलित संकल्पनाओं का खंडन किया और प्लेटो की जो न्याय संकल्पना है वो निश्चित रूप से अत्यधिक नैतिक है और आत्मिक संकल्पना है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में न्याय की जो संकल्पना है उससे बिल्कुल अलग है। अगर हम प्लेटो के न्याय की संकल्पना को समझने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमें आज की तारीख या वर्तमान समय में जो न्याय की संकल्पना है, जो कानून की समझ है, हमें उसे बिल्कुल पृथक रखना होगा, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो बहुत ही नैतिकता से परिपूर्ण है और एक आत्मिक, नैसर्गिक और प्राकृतिक संकल्पना है। क्योंकि प्लेटो राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थक था। सावयव सिद्धांत ये मानता है कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है और इसी आधार पर प्लेटो ये कहता है
कि व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रक्षेपण यानी कि उसका जो प्रकाशन है वही राज्य के रूप में प्रदर्शित होता है। जिस तरह के राज्य के व्यक्तियों के मस्तिष्क में संतुलन होगा, ठीक उसी तरीके का संतुलन राज्य के भीतर भी पाया जाएगा। तो इस तरह से प्लेटो अपने व्यक्ति की न्याय की संकल्पना को राज्य की संकल्पना के साथ में मिश्रित कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्तिगत न्याय और राज्य के न्याय में समानता है। यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यायपूर्ण स्थिति है, न्याय के संतुलन की अवस्था है, तो ऐसे नागरिकों से मिलकर बनने वाले राज्य में भी न्याय संतुलन की अवस्था में होगा। ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्लेटो के भिन्न भिन्न सिद्धांतों की आलोचना से हमारे समझ में आ जाती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत हम अगले वीडियो लेक्चर में स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत की संकल्पना क्या है, किस तरह से व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यायिक संतुलन स्थापित किया जाता है और किस तरह से ये न्याय की संकल्पना राज्य के संदर्भ में अभिव्यक्त होती है और किस तरह से हम व्यक्तिगत न्याय को राज्य के न्याय के साथ में जोड़ पाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम प्लेटो के न्याय की संकल्पना पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा दार्शनिक तत्वों की प्रधानता लिए हुए सिद्धांत हैं, तो आपको इसको बार बार देखना और समझना होगा। और देखने और समझने की इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो आपका स्वागत है। वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं और हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि हम इन प्रश्नों का समाधान यथाचित रूप से कमेंट बॉक्स में आप तक पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।